अभी तक आवाज आ रही है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। मैं किसी और काम में लगा हुआ था इसीलिए स्टार्ट नहीं कर पाया था मैं। एक बार कमेंट करके बताइए मेरी आवाज आ रही है सभी तक? ओके, ठीक है तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इस तरह से, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स x एंड y कैन बी एक्सप्रेस्ड एट x इक्वल। अब यहाँ देखो x इक्वल हमें दिया हुआ है 12 a क्यूब b5, राइट, और y इक्वल हमें दिया हुआ है 14 a पावर 4 b पावर 3। सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर्स का एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है, 12 का और 14 का। तो ये 2 से 6 पर और 7 पर जा रहा है, 6 और 7 किसी और से नहीं जा रहे ना, तो यहाँ हम डायरेक्ट एलसीएम कर सकते हैं क्योंकि कम से कम 2 से डिवाइड होना कंपलसरी है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। एलसीएम हो गया 2 इंटू 6 इंटू 7, 7 6 42, 42 2 84, 84 आ रहा है एलसीएम में। अब आपको देखना है 84 कहाँ पर आ रहा है, तो 84 इसमें आ रहा है। बाकी हम चेक करें तो एलसीएम क्या होगा, 12 और 14 का एलसीएम 84 आ गया। a पावर 3 a पावर 4 में आपको ग्रेटर पावर को लेना है, b पावर 3 b पावर 5 में से b पावर 5 को लेना है। तो अब बिल्कुल क्लियर हो गया कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरी आवाज आ रही है सभी तक? एक बार कमेंट करके बताइए जल्दी से। चलिए तो मैं एक बार मैसेज छोड़ देता हूं आपको, क्लास स्टार्ट हो गया है। ओके, तो क्लास स्टार्ट मैंने कर दिया है। क्लास इज ऑन नाउ, ठीक है, मैंने क्लास में मैसेज डाल दिया है। और चलिए दूसरी क्लास में भी डाल देता हूँ मैं, 10th A2, 10th में A2 सेक्शन। तो अब देखते हैं हम यहां पर सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर। अब देखते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो पहले तो प्राइम नंबर को जानो। प्राइम नंबर है 2 3 5 7, इस तरह इससे ए प्राइम नंबर है, ठीक है। और फैक्टर्स होते हैं प्राइम नंबर के, देखो हर एक प्राइम नंबर का फैक्टर क्या होता है, जैसे 2 है तो ये 1 और 2 से ही फैक्टराइज होगा और किसी से नहीं। जैसे 3 है तो ये 1 और 3 से ही फैक्टराइज होगा, और 5 है तो ये 1 और 5 से ही डिवाइड होगा। 7 है तो 7 1 और 7 का ही मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब हुआ कि हर एक प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर या 2 से कम फैक्टर नहीं होते, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी किसी भी प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं। चलो तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं अब हम। द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज -7 एंड 3। अब देखो सम हम देखते हैं, सम ऑफ जीरोज, जिसे हम अल्फा प्लस बीटा भी कहते हैं। सम ऑफ जीरोज यानी -7 को 3 में ऐड करोगे तो -4 आएगा, ठीक है। ऐसे ही हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं तो -7 इंटू 3 21 होगा। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है आगे हम k लगाते हैं, नॉर्मली हम इसका यूज कम करते हैं, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, ये आपका पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। तो k एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2। अब यहाँ k की वैल्यू आप डिफरेंट रखोगे तो पॉलिनोमियल बहुत सारे बन जाएंगे। जैसे मैंने k की जगह पर 1 रखा तो ये सेम रहेगा, 2 रखेंगे तो 2 का सब में मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर इतना ही आएगा, 3 रखोगे तो भी आंसर इतना ही आएगा, k की जगह पर 4 रखोगे तो भी इतना ही आंसर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो -7 और 3 जो जीरोज हैं वो मोर देन 3 पॉलिनोमियल के हो सकते हैं, ठीक है। तो मोर देन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
द स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या होंगे? तो जब आपको टू टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें एक कांस्टेंट टर्म है और एक क्वाड्रेटिक टर्म है, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, इस जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड में ले जाइए, यानी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर इक्वल 0.04। क्लियर? मैसेज करिए, यदि आप ऑनलाइन पर हो तो मैसेज करके एक बार कमेंट करिए। तो x इक्वल होगा, ओके गुड इवनिंग तनिषा, ठीक है, नहीं क्या नाम है, तेवतिया, हाँ तेवतिया, ओके, स्क्वायर रूट 0.04। जब भी किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लेना है ना, तो आपको प्लस और माइनस दोनों, ओके रोहिणी वेलकम टू क्लास, प्रिंस, ओके, प्लस माइनस 0.04। अब देखो पॉइंट के बाद 2 प्लेस होते हैं तो स्क्वायर रूट में सिर्फ एक प्लेस आएगा, ठीक है। तो 0.04 का स्क्वायर रूट 0.2 होता है, लेकिन प्लस और माइनस दोनों, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, यहां ध्यान से देखना, स्क्वायर रूट 6, स्क्वायर रूट 24, स्क्वायर रूट 54, ठीक है, इस तरह से। अब ये जो नंबर है 6 का स्क्वायर रूट नहीं होता, ये जो 24 है ना, ये आप देखोगे 4 इंटू 6 है, जो कि 2 का स्क्वायर है। अगला जो नंबर है 9 इंटू 6 है, जो कि 3 का स्क्वायर है 9। तो क्लियर है, अगला जो नंबर आएगा वो 4 का स्क्वायर यानी 16 इंटू 6 आएगा। अब 16 इंटू 6 कितना होता है? 96। 16 इंटू 6 96 होगा, 96 हुआ, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि किस तरह से इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक करने के बाद ही आपको इसका स्क्वायर या स्क्वायर रूट इस तरह से आगे एपी में कन्वर्ट करना है। वैसे भी आप देखोगे जो 6 है ना, रूट 6, मैं इस एपी को आगे लिख देता हूँ। जो रूट 6 है पहला टर्म, दूसरा टर्म होगा 2 रूट 6, तीसरा टर्म होगा 3 रूट 6, अगला टर्म आना चाहिए 4 रूट 6। अब 4 है, 4 वो उसका स्क्वायर 16 होता है, इसलिए 16 इंटू 6 96 हो जाए। क्लियर? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इस फिगर में देखोगे तो EF PQ के पैरेलल है और यहां पर आपको रेशो दिया है, E है वो PR को डिवाइड कर रही है, यानी PR, तो PE अपॉन या RE समझ लो, RE अपॉन EP इक्वल है 5:4। ठीक है, जैसे ये डिवाइड हो रहा है ना, तो ये रेशो 5 का हो गया, ये 4 का हो गया, क्योंकि E पॉइंट PR पर है तो 5:4 में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? अब आपको याद रखना है कि इस रेशो का टोटल कितना हुआ, कारण क्योंकि ये EF है ना और ये PQ है। EF तो छोटे वाले ट्राइंगल में है और PQ बड़े वाले ट्राइंगल में है, तो आपको RE को RP के साथ रेशो बनाना पड़ेगा। तो जब ये रेशो इतना दिया है, इसका मतलब है कि RE का RP से जो रेशो बनेगा वो होगा 5/9। ठीक है, अब एक चीज यहां देखते हैं हम, क्योंकि ट्राइंगल REF सिमिलर है ट्राइंगल RPQ के, ये सिमिलर हो जाएंगे, पैरेलल लाइन सिमिलर बना देती है ट्राइंगल्स को। तो इसका मतलब हुआ कि RE अपॉन RP इक्वल हो जाएगा EF अपॉन PQ। ठीक है, EF अपॉन PQ के। अब PQ हमें 6.3 दिया है, इसका रेशो हम लिख ही चुके हैं, निकाल ही चुके हैं 5/9, और EF हमें निकालना है और PQ है हमारे पास
6.3। क्लियर? तो EF हमें निकालना है, तो EF कितना होगा ये हम देखेंगे। EF इक्वल हो जाएगा 5 × 6.3 अपॉन 9। 9 से 0.7 पर कट जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.7 × 5 हो जाएगा 3.5। तो इस तरह से 3.5 EF की वैल्यू आ जाएगी, 3.5, जबकि PQ की वैल्यू हमारे पास 6.3 दे रखी थी। क्लियर हो गया? ये आपका चैप्टर 6 से ही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, ये जो पॉइंट दिया है ये y एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेगा उसके कोऑर्डिनेट क्या है। कोई भी लाइन, जैसे हमारे पास एक्सिस है, कोई लाइन y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पर, y एक्सिस को, तो क्लियर है x की वैल्यू तो यहाँ 0 हो जाएगी, 0, और जो वैल्यू आएगी वो y की आएगी। ठीक है ना? जो वैल्यू आएगी वो y की आएगी। अब हमें इक्वेशन दे रखा है 4x - 2y + 5 = 0। अब यहाँ x की वैल्यू क्या है? 0, तो आपको x के प्लेस पर 0 पुट कर देना। ठीक है? लाइन y एक्सिस पर कट कर रही है, लाइन इंटरसेक्ट्स इंटरसेक्ट्स y एक्सिस। सो वैल्यू ऑफ x 0 हो जाएगी, 0 पुट कर देते हैं। 4 × 0 - 2y + 5 = 0। अब ये तो 0 हो गया, -2y, 5 को राइट साइड में ले जाएंगे तो -5 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस को कट कर दो, y इक्वल हो गया 5/2। अब ये देखो 5/2 कहां पर आ रहा है, यानी हमारा पॉइंट जो बनेगा उसमें हमें x की वैल्यू तो पहले से पता था 0 है, और y की वैल्यू 5/2 आ गई। इसका मतलब है हमारा जो पॉइंट बनेगा वो A ऑप्शन होगा। जब भी y एक्सिस को कट करती है तो x की वैल्यू 0 रखकर आप सॉल्व कर दो, y की वैल्यू निकाल लो। y एक्सिस को कट करती है, x एक्सिस को करती है तो y की वैल्यू 0 पुट कर दो, x की वैल्यू निकाल लो। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहां में sin थीटा A/B दिया हुआ है। साइन में होता है P और H, इसका मतलब हम बेस निकालेंगे। बेस क्या होगा? √H² - P², ये बेस बनेगा। ध्यान रखना, P और H दिया है, B निकालना है तो √H² - P² हो जाएगा। अब H के प्लेस पर कितना है? B, तो B² हो जाएगा। P के प्लेस पर A, तो -A² हो जाएगा। तो ये हमारा B आ गया। अब हमें cos थीटा पूछा है, cos थीटा, तो cos थीटा होता है B/H, और B की वैल्यू हमने निकाली है B² - A², और H की वैल्यू हमारे पास B। तो इसका मतलब हुआ कि cos थीटा की वैल्यू √B² - A²/B हो जाए। ये क्वेश्चन अभी आया था सितंबर एग्जाम में, ठीक है ना? तो इसको इस तरह से आपको करना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इफ ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट C, देखो ध्यान से, एक ट्राइंगल है जो C पॉइंट पर राइट एंगल है, C पर 90 का एंगल बनाना है। ठीक है, इसको और मिला देते हैं, यहाँ A लिख देते हैं या B लिख देते हैं। तो cos A + B की वैल्यू क्या होगी? अब C 90 का है, ठीक है, जबकि तीनों का सम AB और C तीनों का सम 180 होता है। इसका मतलब हुआ कि एंगल A और एंगल B का सम 90 होगा, 90 डिग्री होगा ना। इसका मतलब हुआ कि आपको cos, क्या चीज? cos A + B चाहिए, तो cos A + B माने आपको cos 90 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि A + B तो हम बता चुके हैं कि 90 के इक्वल है, और cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो इस तरह से ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कोई कमेंट करना, मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है, एक तो ये बता दीजिए। दूसरे, यहाँ कोई आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो क्वेश्चन का नंबर बता देना, ताकि मैं उस क्वेश्चन को और एक्सप्लेन कर दूं। बाकी तो वीडियो आप दोबारा से देख सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहां करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर, देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिखा हुआ है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर, ठीक है। और ऐसे ही 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल होता है सेक स्क्वायर। इसका मतलब है कि यदि हम इन दोनों को अपॉन में लिखेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, है ना। ओके, अब देखो सेक है ना, ये नीचे लिखा हुआ है, तो यदि मैं इसको, चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, कॉसेक को हम 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, और सेक को हम 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं। अब इसको इसमें और बीच में मल्टीप्लाई कर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर इक्वल होता है कॉट, ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा बना, तो कॉट स्क्वायर थीटा हमारे पास ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इन सभी क्वेश्चन का आपका 1-2 दिन में टेस्ट होगा, तो आप उसकी तैयारी करते रहना। टेंजेंट टू अ सर्कल, टेंजेंट टू अ सर्कल इज टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। यहां आप वैसे ही लिख लो, इसे कहते हैं हम परपेंडिकुलर, ये बाद में कराएंगे हम। एक सर्कल होता है, सर्कल को एक लाइन जो सर्कल को टच करते हुए जाती है उसे कहते हैं हम टेंजेंट, ठीक है, इसे कहते हैं हम टेंजेंट। ये 10th यूनिट में आएगी, और इस पॉइंट को कहेंगे सेंटर। सेंटर से पॉइंट सर्कल के जिस पॉइंट पर टच कर रही है, जिसे हम कॉन्टैक्ट पॉइंट कहते हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। तो इस पॉइंट पर जो रेडियस ड्रॉ की जाती है ना, ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। यानी टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट पर टच करता है वहां पर जो रेडियस ड्रॉ की जाती है उसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहा जाता है, उसे परपेंडिकुलर कहा जाता है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो इस पॉइंट को कहा जाता है। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। फिर से वही क्वेश्चन है, 10th यूनिट का है। यहां ये 40 डिग्री का है और ये पूरा 90 डिग्री का होता है, तो 90 में से 40 माइनस करोगे तो ये 50 बचेगा ना, 50 बचेगा ना। अब ये 50 का है, तो ये दोनों साइड बराबर होती हैं, तो ये 50 का है तो ये भी 50 का हो गया। 50 प्लस 50 100 हो गया। 180 में से 100 को माइनस कर दो तो सेंटर पर बना हुआ एंगल 80 डिग्री का आ जाए। दोबारा से देखो, मैंने अभी अभी बताया था कि टेंजेंट सर्कल को जो टच करता है वो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये 90 का है। अब ऐसे कोई लाइन जा रही है और यहाँ 40 का आ रहा है, तो क्लियर है इधर का 50 का हो जाएगा। यही मैंने बताया ना। अब दोनों रेडियस बराबर होती हैं, तो ये 50 का है तो ये भी 50 का हो गया। 50 प्लस 50 100, 100 में से 100 को 180 में से माइनस कर दो तो ये बचेगा आपका 80 डिग्री। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका करंट में एक्सरसाइज चल रही है उसी का है। एरिया ऑफ सेगमेंट PRQ, जो ये सेगमेंट है ना, इसका एरिया क्या होगा। तो देखो यहां जो मैंने फॉर्मूला लगाया ना उससे थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल
ये होता है सेगमेंट का एरिया। ठीक है, अब सेक्टर का एरिया क्या है, तो 90 डिग्री है यहाँ, तो ये क्वाड्रेंट बना, इसका मतलब सेक्टर का एरिया हुआ 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब ट्राइंगल का एरिया क्या है, तो ट्राइंगल में देखो इसका हाइट आर है और बेस भी आर है, तो ट्राइंगल का एरिया हुआ 1/2 इंटू आर इंटू आर। ठीक है, अब एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 4 आ गया, तो यहां आ गया पाई आर स्क्वायर माइनस, और इधर हो जाएगा 2 पाई आर, यहाँ पाई नहीं है, यहाँ 2 आर स्क्वायर। ठीक है, 2 आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें देखो ऊपर कॉमन क्या है, तो ऊपर कॉमन आ रहा है आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन है ना, बचेगा क्या, पाई और -2, ये बचेगा ना, और जो अपॉन में 4 है वो यहां आ जाएगा। अब मैच करो कौन सा आंसर आपका मैच कर रहा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से कौन सा मैच कर गया, तो यहां ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ये सारे क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर्स में आपके पेपरों में आ चुके हैं, यानी ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, बी नहीं है, ए है। बी क्यों हुआ, मैंने अभी सॉल्व करके बता दिया है ना, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डायमीटर ऑफ ए कार व्हील 42, डायमीटर दिया है 42 सेंटीमीटर, तो क्लियर है रेडियस 21 सेंटीमीटर हो गया। 1 रिवॉल्यूशन इन 132 किलोमीटर, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बताना है, 132 किलोमीटर चलने में उसे कितनी बार घूमना होगा, तो डिस्टेंस हमें दे रखी है टोटल डिस्टेंस 132 किलोमीटर, इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, 132 मल्टीप्लाई 1000 से मीटर मल्टीप्लाई 100 से सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगी, यानी 132 और 5 टाइम 0। क्लियर। अब देखो जैसे कोई भी व्हील है, कोई भी साइकिल है, पहिया है, ठीक है, तो वो एक चक्कर में जो डिस्टेंस कवर करता है ना, वो उसके सरकमफेरेंस के इक्वल होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस इन 1 रिवॉल्यूशन, तो 1 रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस होगी वो आपको बताना है। तो 1 रिवॉल्यूशन में 2 पाई, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस थी हमारे पास 42, 7 से काट लो, 6 पर मल्टीप्लाई कर लो, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, नहीं 21 थी, मैंने गलत कर दी है, 21 है ना रेडियस, तो 7 से 3 पर, अब 3 दूनी 6 दूनी 12 और 1 13, 132 सेंटीमीटर आई। क्लियर, 132 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन में क्या करेंगे आप, टोटल डिस्टेंस में सरकमफेरेंस का भाग दे देते हैं। ठीक है, सरकमफेरेंस का डिवाइड दे देते हैं, यानी 132 और 5 टाइम जीरोज अपॉन 132, ये आ जाएगा, सी काट दो, तो आपके पास आएगा 1 और 5 टाइम 0, 0 5 टाइम है, इसका मतलब ये 10 की पावर 5 आ गया, 10 की पावर 5 इसका आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 10 की पावर 5, यानी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बी ऑप्शन में है, इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा,
तो आंसर हुआ इसका ऑप्शन बी 10⁵। इस तरह से आंसर लिखते हैं, ध्यान रखा करो, एग्जाम में भी आप गलत आंसर लिख दे दो तो ऑप्शन भी लिखो, आंसर भी लिखो, इस तरह से आंसर आपको लिखना होता है। क्लियर हो गया? चलिए तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दो कोण है, टू कोन्स है, एक कोण और दूसरी कोण, ये समझो टू कोन्स है। इनकी जो हैव देयर हाइट्स, जो हाइट्स का रेशो है, यानी h1 पहले की रेडियस हाइट है h और दूसरे की हाइट है 3h, हम मान के चलते, और रेडियस का जो रेशो दिया है यानी r1 3r और r2 r, तो बताने वॉल्यूम्स का रेशो क्या होगा। तो वॉल्यूम्स रेशो हमें निकालना है। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है कौन का, 1/3 पाई r स्क्वायर h, लेकिन हमें r1 और h1 लिखना है पहले वाले के लिए। दूसरा 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। क्लियर? 1/3 1/3 r और पाई से पाई को कट कर दो। यहाँ r1 है, यहाँ r2 है, यहाँ h1 है, यहाँ h2 है। r1 क्या है हमारे पास 3r, ठीक है, 3r इंटू 3r। h1 कितना है h। क्लियर? ऐसे ही r2 कितना है, r2 की वैल्यू r है तो r इंटू r हो जाएगा। h2 कितना है, h2 है 3h। अब कट कर लो, r से r ये सब कट हो जाएंगे, h कट हो जाएगा, एक 3 भी कट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 3/1। तो फाइनली आंसर हुआ 3:1। कितना आंसर हुआ 3:1। तो इस तरह से ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इन सभी क्वेश्चन को आप अपनी फेयर नोटबुक में जरूर कर लेना। इफ मोड एंड मीन ऑफ अ डाटा 12.6 एंड 10.5, तो यहां मोड हमें दिया है 12.6, ठीक है, और मीन दिया हुआ है हमें 10.5। मोड और मीन दोनों है हमारे पास, मीडियन निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि मीडियन का फॉर्मूला, इसको मीडियन से नहीं मोड से बता देता हूं। मोड इक्वल होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे मीडियन निकालना है, तो इसको इधर ले आता हूं, 3 को अब नीचे ले आता हूं, या मैं यहीं पर वैल्यू पुट कर देता हूं। मोड की वैल्यू दे रखी है ना 12.6 इक्वल 3 मीडियन माइनस 2 मल्टीप्लाई 10.5, वैल्यूज पुट कर दी मैंने। अब 12.6 इक्वल 3 मीडियन और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा 21 होगा। इसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो 12.6 प्लस 21 इक्वल 3 मीडियन। ऐड कर दो, ध्यान रखा यहां पॉइंट के बाद 6 है ना, तो यहां पॉइंट के बाद आप 0 लगा लो ताकि सेम प्लेसिंग हो जाए पॉइंट के बाद। अब इनको ऐड कर दो, 6 और 0 6 रहेगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 और 1 4, 2 और 1 3 हो जाएगा, इक्वल। अब जो 3 है ना, ये इसको नीचे हम यहां लिख देते हैं, तो ये मीडियन आ जाएगा। 3 से कट कर दो, 1.2। तो इस तरह से मीडियन आ गया हमारे पास 11.2। क्लियर? 11.2, और 11.2 जो आंसर है वो हमारे पास है ऑप्शन बी में।
तो इस टाइप का क्वेश्चन भी स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में जरूर आता है। ठीक है, तो 11.2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब यहां हमारे पास डाटा दिया है, ये बिलो में दिया है, तो एक टेबल में अलग से बना लेता हूं। क्या टेबल? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ये मैंने CI लिख लिया, CI मैंने क्लास इंटरवल लिख लिया। FI और CF, F और CF, FI लिखो या F लिख लो, बात एक ही है। और मैंने बता रखा है कि जो बिलो या एबव दिया होता है ना, तो जो ये वैल्यू दे रखी होती है वो CF होती है। यानी आपको 3, 12, 27, 57, 75 और 80 ये CF में मिले। ठीक है, इसका मतलब है हमें F निकालना है। तो 3 हो जाएगा F, 12 में से 3 माइनस करोगे 9 हो जाएगा, 27 में से 12 माइनस करोगे 15 आ जाएगा, 57 में से 27 माइनस करोगे तो 30 आ जाएगा, 75 में से 57 माइनस करोगे तो 8 और 1 18 आ जाएगा, 80 में से 75 माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा। अब देखो इन डाटा में ये जो वैल्यूज लिखी हुई हैं उनमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कहां पर है? ये सबसे बड़ी है ना, तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ये है, तो हमारा मॉडल क्लास हुआ 30 से 40। तो इस तरह से मॉडल क्लास को आपको निकालना, मोड क्लास भी कहते हैं इसको। तो 30 से 40, ठीक है, 30 to 40 ये हमारा मॉडल क्लास होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। क्लियर हो गया? तो ये मॉडल क्लास आपको इस तरह से निकालते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 2 कार्ड्स हार्ट के हैं, यानी हमारे पास हार्ट के कार्ड हैं वो 2 हैं। स्पेड के कार्ड 4 हैं। ठीक है, ये मिसिंग है, ये कार्ड मिसिंग है। अब हार्ट है ना वो रेड कलर में होता है और स्पेड है होता है वो ब्लैक कलर में होता है। ठीक है, अब टोटल 52 कार्ड में से 6 कार्ड हटा दीजिए, हमारे पास कार्ड बचेंगे 42 में से, सॉरी 46 कार्ड बचेंगे। ठीक है, 46 कार्ड बचे ना हमारे पास। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब ब्लैक कार्ड हमने हटाए कितने हैं? 4। टोटल ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? ब्लैक कार्ड्स होते हैं हमारे पास टोटल 26, उसमें से 4 कार्ड निकाल दो तो हमारे पास 22 कार्ड्स ब्लैक के बचे। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि प्रोबेबिलिटी ब्लैक कार्ड की अब हो जाएगी, ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी 22/46। कट कर दो 11/23। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। यस, बाल का आंसर बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द नंबर 8 पावर n कैन नॉट एंड विद 0। बिल्कुल सही है, 8 पावर n 0 पर नहीं हो सकता एंड, तो ये सही है। तो ये ट्रू है, पहला स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि 5 है ना, इज नॉट फैक्टर ऑफ 8, इज नॉट फैक्टर ऑफ 8। 8 का फैक्टर नहीं है, इसका मतलब ये 0 पर एंड नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि कैन नॉट लिख रहा है। दूसरा, द नंबर 12 पावर n कैन नॉट एंड विद 0 एज 5 डिजिट 5, ये 5 पर एंड नहीं हो सकता फॉर सम नेचुरल नंबर्स। हाँ, ये भी सही है,
क्योंकि 5 इसका फैक्टर नहीं है तो ये 5 पर एंड होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये ट्रू है, बहुत ट्रू। ठीक है, ए एंड आर बोथ आर ट्रू, ये दोनों ही ट्रू हैं, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेन। ठीक है, इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेन। ठीक है, XPLAIN, तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेन नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हुआ? बी ऑप्शन में आता है ना ऐसा कुछ। हाँ, ओके, अगला क्वेश्चन आते हैं। इफ वन एंड ऑफ ए डायमीटर 2, 3, डायमीटर का वन एंड, सर्कल है, डायमीटर है, इसका एक एंड 2,3 है और इसका सेंटर -2,5 है। ठीक है, तो दूसरा एंड है ना वो -6,7 होगा, ये हमें पूछा गया है। क्या ये ट्रू है? तो देख लेते हैं, बताइए। 2 और -6 का सम को यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो -4/2 आएगा, जो कि -2 होगा। तो -2 हमें दिया हुआ है मिड पॉइंट से। ऐसे ही 3 को 7 में ऐड करोगे और 2 से डिवाइड करोगे तो 10/2 आएगा, कट करने पर 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये 5 दिया हुआ है, यानी पहला स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, याद रखेंगे, सेंटर है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, इसीलिए हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया। सेंटर ऑफ एनी सर्कल इज मिड पॉइंट ऑफ इट्स डायमीटर, ये भी ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ए करेक्ट है, ए ट्रू है। ठीक है, और आर ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेन भी है। ये आपको ऑप्शन ए में मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। 7 × 11 × 13 × 15 + 15, क्या इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? यस, इसमें 15 कॉमन है। जब कोई भी नंबर कॉमन आ जाता है ना और बीच में प्लस माइनस इस तरह से लिखा हो, ये इनटू है। ठीक है, बीच में प्लस माइनस लिखा हो और कुछ कॉमन आ जाता है तो आपको याद रखना है ऐसा नंबर कंपोजिट नंबर होता है, यानी इसका आंसर कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहां में HCF LCM 24 दिया है, HCF 4 दिया है, तो आपको ए की वैल्यू बताना है। तो याद रखना a × 8 यानी नंबर्स का मल्टीप्लाई LCM × HCF के इक्वल होता है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल LCM × HCF, ये इक्वल होता है। तो इसका मतलब a की वैल्यू हमारे पास आएगी 4 × 24/8। 8 से 24 कट हो जाएगा 3 पर, तो a इक्वल आ जाएगा 12। कितना आएगा? 12। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्लियर? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा ये समझ में आ गया। नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर कैसा होगा? तो हम इसको एक बार सॉल्व कर देते हैं। √3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 2 × √3 × √5, ये फॉर्मूला लगा दिया हमने। a² + b² + 2ab। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5 और इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 √15, यानी
8 प्लस 2√15, रूट तो अभी भी नहीं हटा, और जब रूट कैंसिल नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये इरेशनल नंबर होगा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -7 and 3। तो पॉलिनोमियल की डिग्री बताना है जिसके 2 जीरोज हैं। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं? नंबर ऑफ जीरोज इक्वल है 2, सो डिग्री इक्वल हो जाएगा 2। ठीक है, 2 इसकी डिग्री हो, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितनी नंबर ऑफ जीरोज होते हैं उतनी ही डिग्री होती है। अगला, इसका डिस्क्रिमिनेंट बताना है, यानी डी बताना है। तो x² प्लस 2x माइनस 6 इक्वल 0, डी निकालिए। डी मीन्स b² माइनस 4ac निकालिए, कमेंट करिए निकालकर क्या आंसर आ रहा है इसका। b माने 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 6 है ना, 2 का स्क्वायर 4 और इनका मल्टीप्लाई हो गया प्लस 24 और ऐड करोगे तो आएगा 28। तो इसका भी आंसर ऑप्शन सी में ही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। ओके, ठीक है, दोनों का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखो ट्राइंगल ABC PQR के इक्वल है, तो एंगल A एंगल Q के इक्वल होगा। एंगल A कितना है 60, तो एंगल Q 60 का आ गया। एंगल B है वो एंगल P के इक्वल होगा, तो एंगल B कितने का है 70, तो एंगल P 70 का हो गया। एंगल C है वो एंगल R के इक्वल होगा। अब C की वैल्यू तो हमें नहीं पता, तो निकाल लेते हैं। 60 प्लस 70 130, 130 को 180 में से माइनस करोगे तो 50 आएगा, तो R 50 का हो गया, है ना। आपको पूछा है R और P एंगल का सम, R 50 का आ रहा है और P 70 का है। दोनों को ऐड कर दीजिए, 120 डिग्री आंसर है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। ध्यान रखना, फिगर को देखते हुए ऐसे मत कर देना कि एंगल 1 R के इक्वल है, B P के इक्वल है, नहीं। यहां जो सिमिलरिटी दी है वहां से आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स लेना हो। अगला क्वेश्चन करते हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दीजिए, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा देना है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, इसको आपको यूज करना है। तो 7/5 x2 की वैल्यू है और माइनस 8/5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8/5 होल स्क्वायर प्लस y2 3 है, y1 -2 है तो +2 हो जाएगा। चलिए इनका ले लेते हैं एलसीएम। दोनों में 5 आ रहा है तो एलसीएम 5 होगा, यानी डायरेक्ट हम ऐड कर सकते हैं ऊपर की वैल्यूज को। तो 15/5 होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, इससे ये 3 पर कट गया, है ना। तो ये आ गया स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर होता है 9 और 5 का स्क्वायर होता है 25। दोनों को ऐड कर दीजिए, स्क्वायर रूट 34 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हुआ स्क्वायर रूट 34। क्लियर। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला से आपको निकालना था, यहाँ ऑप्शन नहीं थे। ओके, स्क्वायर रूट 34। ठीक है, स्टेट ट्रू और फॉल्स।
अब यह ट्रू और फॉल्स बताना है। सेक थीटा की वैल्यू 4/3 होगी। अब हम देखते हैं यहां सेक थीटा क्या होता है। सेक थीटा होता है h/b, ठीक है, h/b। सिंस h जो h होता है ना वो ग्रेटर होता है b से, h है वो b से ग्रेटर होगा, ये एक बात ध्यान रखना है ना। दैट इज 4 इज ग्रेटर देन 3, जो कि ट्रू है ना। तो इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू स्टेटमेंट है। दोबारा से देखो, यहां जो सेक दिया है वो 4/3 दिया है और सेक होता है h/b। यदि h ग्रेटर है यानी ऊपर की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, नीचे की वैल्यू छोटी होनी चाहिए, जैसा कि इसमें दिया हुआ है, तो ये ट्रू हो गया। यदि उल्टा लिखा होता 3/4 तो ये गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि b कभी h से बड़ा नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहां 2√2 cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, प्लस 2√3 sin 30 की वैल्यू होती है, sin 30 की वैल्यू 1/2, और tan 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, cos 0 की वैल्यू होती है 1। यह मैंने वैल्यू पुट कर दी। √2 से √2 यहां कट गया, 2 से यहां 2 कट गया, तो मेरे पास बचा 1, प्लस यहां 2 से 2 कट गया, √3 इंटू √3 3 होता है, -1, 1 से 1 को हटा दो तो मेरे पास बचा 3। क्या बचा? 3। तो इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 3। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन 7 cot स्क्वायर ए माइनस 7 cos x स्क्वायर है। यहां आंसर देखना, 7 मैंने कॉमन ले लिया तो ये cot स्क्वायर ए माइनस cos x स्क्वायर ए बन गया। ठीक है, अब cos x पहले और cot बाद में होता है फॉर्मूले में, तो है ना, आपको पता है कि cos x स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इक्वल 1 होता है। ठीक है ना, जबकि उल्टा लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि cot स्क्वायर ए माइनस cos x स्क्वायर ए है वो -1 होगा, तो हम इसकी जगह पर -1 पुट करेंगे तो -7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा -7। अगला क्वेश्चन, ए पोल इज 6 मीटर हाई कास्ट शैडो सन्स अल्टीट्यूड 60 डिग्री, द लेंथ ऑफ द शैडो। ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। एक पोल है जिसकी हाइट है 6 मीटर और ये ग्राउंड पर 60 डिग्री का एंगल पर शैडो बना रहा है। ठीक है, यानी अल्टीट्यूड एंगल, वो एलिवेशन एंगल है ना, वो 60 डिग्री है। तो आपको बताना है इस शैडो की लेंथ कितनी होगी। शैडो हमेशा जमीन पर होती है, ये वाली, इसको मत निकाल देना वर्टिकल। ठीक है, तो यानी हमें x निकालना है, तो x/6 दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हमारा होगा cot 60 डिग्री। ठीक है, तो x/6 cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3, तो x इक्वल हो जाएगा 6/√3। √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करोगे तो 6√3/3 आएगा, 3 से 6 को कट करोगे 2 पर, फाइनली आंसर हो गया 2√3 मीटर। अब 2√3 मीटर आंसर आपको देखा ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए।
ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, यहां टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझ लेना, आगे आएगा ये यूनिट पे। तो पी एंड पीबी, पी ए और पीबी दो टेंजेंट्स है, एक पी से ए तक है और पी से बी तक है, ये टेंजेंट कहते हैं। ओ इंक्लाइंड एट 70 डिग्री, इनके बीच में 70 डिग्री का एंगल है, तो पी ओ ए कितने का होगा, पी ओ ए, ये एंगल पूछा। तो ये पूरा 70 डिग्री का है, तो आधा 35 का होगा, यहाँ 90 का होता है, तो क्लियर है 35 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल ओ, ये सब 180 बनाएंगे, इन दोनों को जोड़ दो तो 125 आ गया ना, प्लस एंगल ओ इक्वल 180, तो एंगल ओ इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 125, घटा दो इसमें से 55 डिग्री। ओके 55 सही है, क्यों काट क्यों दिया था, सही लिख रहा था ना, 55 डिग्री ऑप्शन सी है। ओके ठीक है। हाँ, दो बच्चे रोहिणी और यशपाल कंटिन्यूस जुड़े हुए हैं और प्रोग्रेस भी कर रहे हैं अपने, और कोई भी जो कंटिन्यूस जुड़ा हुआ है वो अपना नाम जरूर बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, मैंने भी बताया ना कि टेंजेंट और सर्कल का जो कॉमन पॉइंट होता है ये वाला, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो यहां आपको भरना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर, तो ये तो ब्लैंक था, यूनिट 10 से है, ये अभी कराया नहीं आप लोगों को। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, डायमीटर 28 सेंटीमीटर है, तो रेडियस 14 सेंटीमीटर हो गया, एंगल यानी थीटा 72 का है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है, सेगमेंट तो 72 पे पूछा नहीं जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मैंने फॉर्मूला लगा दिया, काट दो, इससे कट गया 2 पर, ठीक है, 2 से मैं इसको काट लेता हूं, ये कट गया है ना, चलिए 9 से काट देते हैं, 9 से 20 पर और 9 से 8 पर, ठीक है। अब 4 से 2 पर और 4 से 5 पर, तो इनका मल्टीप्लाई कर लो तीनों का, यानी 2 इंटू 22 इंटू 14, 14 टू जो 28 इंटू 22 आया, तो ये हो जाएगा 56 और 56 सम कर दो, 616, तो 616 अपॉन 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाए। क्लियर, बाकी चेक कर लेना। तो ये सॉल्यूशन टाइप का ही क्वेश्चन है, तो ये इसका आंसर होगा 616 अपॉन 5। चलिए नोट कर लिया होगा, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ एंगल थीटा विद डायमीटर आर। अब देखो यहां ध्यान से देखना, आपको डायमीटर दिया है आर, हाँ पॉइंट में लिख सकते हैं, डायमीटर है आर। अब ध्यान रखना रेडियस के लिए हम आर लगाते हैं, लेकिन क्वेश्चन ने कंफ्यूजन करने के लिए डायमीटर को आर मान लिया है। तो क्लियर है, डायमीटर आर है तो रेडियस कितना होगा, रेडियस हो जाएगा हमारा आर अपॉन 2, आर अपॉन 2 रेडियस होगा। ध्यान से देखो, आर अपॉन 2 रेडियस होगा, कंफ्यूज कर रहा है क्वेश्चन हमें।
तो आपको लेंथ ऑफ आर्क बताना है, लेंथ ऑफ आर्क, ये होता है लेंथ ऑफ आर्क 2 वो θ/360 इनटू 2 पाई आर होता है ना, तो 2 पाई आर को क्या लिखोगे, r/2, 2 से 2 कट कर दिया, तो इस तरह से फाइनल आंसर हुआ θ/360 इंटू पाई आर। अब देखो कितना कंफ्यूज किया, बहुत ज्यादा। नॉर्मली हम देखकर 2 पाई आर लगा देते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ डायमीटर हमें आर दे दिया है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे एग्जाम में कंफ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन देते रहते हैं, तो ध्यान से आपको क्वेश्चन को पढ़ना होता है, तभी आप सॉल्व करें। रेडियस ऑफ ए स्फीयर हुज वॉल्यूम इज 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जो कि हमें दे रखा है 12 पाई। ठीक है, पाई से पाई कट कर दो, तो आर क्यूब इक्वल हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 3/4। ठीक है, 3/4, 4 से 12 को कट कर दो 3 पर, कट कर दिया, तो आर क्यूब इक्वल हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हुआ। अब आर निकालना है ना, तो जो पावर होती है ना वो अपॉन में चली जाएगी, यानी ये हो जाएगा 2/3, तो आर इक्वल 3 पावर 2/3 हो जाएगा। अब ये देखो कहां मैच कर रही है, ये मैच कर रही है ऑप्शन बी पर। ये भी थोड़ा सा यहां कंफ्यूज करता है ना, आर क्यूब 3 पावर 2 है ना, तो याद रखो यदि पावर को उधर ले जाते हैं ना, तो वो पावर के अपॉन में जाती है। ठीक है, उस केस में बेस को ध्यान में रखना पड़ता है कि बेस के ऊपर पावर चाहिए, तो इसका मतलब ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये जो दिया है वो प्रोबेबिलिटी से दिया है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक होती है, तो ये तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी 0 से और 1 के बीच तक होती है, और यहां जो साइन होता है वो इक्वल टू और लेस देन का साइन रहेगा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, यानी 0 लेस और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी लेस और इक्वल टू 1, 0 से 1 तक प्रोबेबिलिटी होती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए होंगे, मैंने काउंट नहीं किए, अभी थोड़ा और ले लेते हैं। द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास ऑफ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी इज, अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास क्या है, यानी मोड क्या है, देखो मोड 15 है, तो 15 का जो क्लास इंटरवल हुआ 12 से 17 हुआ। अब आप डायरेक्ट देखकर 17 लिखोगे, लेकिन रुक जाओ, यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन है। 17 होगा ना आंसर, अपर लिमिट पूछिए, मॉडल क्लास से निकालते हैं हम, लेकिन यह क्लास इंटरवल को देखना 0 से 5, 6 से 11, तो हमें क्या करना है 0 से 5.5, 5.5 से 11.5, 11.5 से 17.5, 17.5 से 23.5, 23.5 से 29.5 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इस तरह से इसका आंसर 17.5 हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को कितना घुमाया है कि हम डायरेक्ट बड़ी वैल्यू को देखते हैं, उसके ऊपर वाली क्लास को क्लास इंटरवल लेते हुए हम लिमिट्स को डिसाइड करते हैं, तो लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्लास कंटिन्यूअस होनी चाहिए, ये भी देख लेना होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये हमारा 40वां क्वेश्चन है, नहीं 39वां क्वेश्चन है, अभी 40 क्वेश्चन और बचे हैं।
मैंने कितने बजे क्लास साल चालू की थी? लगभग 7:45। 1 घंटा तो हो गया होगा। ओके, पता नहीं है। इफ nth term of AP 2n plus 1, then sum of its first 3 terms is 15. 2n plus 1, nth टर्म 2n plus 1 है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी? A1 क्या होगी? 2 into 1 plus 1 यानी 3। A2 क्या होगी? 2 into 2 plus 1 यानी 5। A3 क्या होगी? 2 into 3 plus 1 यानी 7। इन सबको ऐड करना, इन सबका सम 15 आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये ट्रू है। ठीक है। द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, तो ये भी ट्रू है, बट ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है इसको। क्यों? क्योंकि ये तो नेचुरल नंबर्स का सम दे रहा है, लेकिन ये तो नेचुरल नंबर है ही नहीं। ये तो 3, 5, 7 ऑड नंबर है जिसमें कि 1 इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर बी होगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ये आंसर हो जाए। ये पॉइंट आगे समझ में? ये जो दिया हुआ है ना, वो मैंने कैसे बनाया? n की वैल्यू 1 रखोगे तो फर्स्ट टर्म आएगा, n की वैल्यू 2 रखोगे सेकंड टर्म निकलेगी, 3 रखोगे थर्ड टर्म निकलेगी। सॉल्व कर लिया। 3 टर्म का सम पूछा है, फर्स्ट 3 टर्म्स का पूछा है ना, तो फर्स्ट 3 टर्म्स का सम 15 होता है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो हमने पहले 3 टर्म को सम किया, 15 आया, यानी ट्रू हो गया। दूसरे के हमें असर रीजन दिया है, वो नेचुरल नंबर्स के सम का दिया है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला तो करेक्ट है, बट करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, ये नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है, याद रखना ये। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, यानी 40th क्वेश्चन आज का। The tangent drawn at the end of diameter of a circle are parallel, बिल्कुल ट्रू है। आपको फिगर बना के बता देता हूं मैं। एक सर्कल है, इसका ये डायमीटर है, ये सॉरी टेंजेंट है, और ये डायमीटर मान के चलो। तो एक एंड पर डायमीटर पर टेंजेंट खींचा और एक दूसरे एंड पर ड्रॉ किया। तो डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर यदि टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये टेंजेंट हमेशा पैरेलल होते हैं, तो ये ट्रू है। डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज इट्स लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ये भी ट्रू है। ठीक है, बट करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। लॉन्गेस्ट होता है वो एक अलग प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है सर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो 40 क्वेश्चन हो गए। बाकी के 40 क्वेश्चन में बाद में कराऊं या अभी कराऊं? टाइम बहुत हो गया ना, कल कराता हूं बाकी के क्वेश्चन। ठीक है, बाकी के 40 क्वेश्चन में कल कराऊं। तो इतने क्वेश्चंस को आप नोट कर लेना, बाकी के 40 क्वेश्चन हम कल कराते हैं। काफी टाइम लग जाता है, करा दें लेकिन टाइम लगेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। बताओ एलसीएम ऑफ 672 एंड 120। आगे बढ़ते हैं। 672 और 120 का एलसीएम क्या होगा, निकाल लेते हैं। चलिए 672 120, चलो हम 2 से डिवाइड देते हैं, 3 और यहाँ 36 और 60। अब 2 से डिवाइड देते हैं, 3, 18 और 30। फिर 2 से डिवाइड देते हैं, 3 और 9 और कितना 15। अब कोई भी दो नंबर 2 से नहीं जा रहे, अब 3 से डिवाइड दे लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 से। अब बस आपको इन सब का मल्टीप्लाई कर देना है, एलसीएम आ जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ 2 और 5 को अलग कर दो और बाकी का मल्टीप्लाई करो। 3 3 जा 9, 9 2 जा 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा ना, 360 इसका आंसर हो जाएगा।
240 आंसर बता रहे हो, कैसे 360 आ रहा है बेटा? 72 की टेबल में 240 आता है क्या? 240 नहीं होगा, 240 तो 360 आ रहा है मेरा। तुम लोगों का 240 आ रहा है क्या? चेक कर देंगे बाद में, ठीक है। 360 पर अभी मैंने करेक्ट कर दिया, कहीं कोई गलती नहीं है। ओके ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर? इज ए रेशनल नंबर, इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है? तो इसमें से रेशनल नंबर है सी, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, बाकी रूट 3, रूट 2 और रूट 2 सॉल्व नहीं होंगे, तो सी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज 4 एंड 1। तो ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। तो रख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये बन गया पॉलिनोमियल। कहाँ पर है इसका आंसर? बी ऑप्शन में है ना, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ एपी इज -62? कौन सी टर्म एपी की -62 होती है? तो ए एन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन माने -62, ए की वैल्यू 10, एन माइनस 1 यानी एन की वैल्यू निकालना है, और डी की वैल्यू देखोगे ना तो डी कितना है? 7 माइनस 10 यानी कि -3, तो -3 है डी की वैल्यू। सबसे पहले 10 को लेफ्ट में लाएंगे, तो 62 माइनस 10 72 हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू -3, तो -72 अपॉन -3, माइनस से माइनस कर दो, कट 3 से काट दो इसे, 2 4 24 हो गया। 1 को भी इधर ले आओ, 24 प्लस 1 इक्वल n हो जाएगा, यानी n की वैल्यू 25 होगी। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि 25th टर्म है वो -62 होगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, इसके जीरोस इक्वल हैं, रूट्स इक्वल हैं, तो के की वैल्यू क्या होगी? अब रूट्स इक्वल होते हैं ना, रूट्स आर इक्वल हैं, तो रूट्स जब इक्वल होते हैं तो याद रखना बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होती है। बी की वैल्यू कितनी है? तो बी की वैल्यू है -2k, ए की वैल्यू k और सी की वैल्यू 6। रख देते हैं -2k का स्क्वायर -4 इंटू k इंटू 6 इक्वल 0। 4k स्क्वायर -24k इक्वल 0। ठीक है, कॉमन कर लेते हैं, 4k k -6 आ जाएगा, 4k इक्वल 0, तो k की वैल्यू 0 हो गई, k -6 इक्वल 0, तो k की वैल्यू 6 हो गई। ठीक है, अब 0 तो नहीं हो सकती वैल्यू, क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ में k आ रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर 6 होगा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्टेंस फॉर्मूला से आपको डिस्टेंस बतानी है इन दोनों पॉइंट्स के बीच की। तो चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, -1 -5 है तो +5 हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी 3 - 7 का स्क्वायर कर देते हैं। 5 में से 1 4 बचेगा, -3 में से 3 -7 में से 3 माइनस का 4 बचेगा, तो ये हो गया 16 + 16 16 + 16 यानी 32,
दैट इज 4√2। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, शशांक भी जुड़ गया है अब तो, शायद शशांक है ना, शशांक कुमार के नाम से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्राइंगल है ए बी सी और डी ई एफ, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, सी एफ के इक्वल है, ए बी डी ई के इक्वल है। तो बताना है कौन सा क्राइटेरिया लगेगा इसमें। तो देखो, हमने ए बी लिया हुआ है, डी ई है, दो साइड देखो, एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, ई के इक्वल। तो मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूं, चलो, तब ज्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। ए बी सी डी ई एफ। ए बी एंगल बी है ना, वो एंगल ई के इक्वल है, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है, और ए बी इक्वल है डी ई के। तो देखो, जब भी कभी भी साइड इक्वल मिल जाए ना, साइड इक्वल मिल जाए तो फिर वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, सिमिलरिटी से हटकर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यानी दो कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना, वो सिमिलर तो होते ही होते हैं, बाकी वो कॉन्ग्रुएंट भी हो जाते हैं। इसका मतलब ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर भी हैं और कॉन्ग्रुएंट भी हैं। ठीक है, यानी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो वो सिमिलर तो होंगे ही होंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है ये इस तरह। तो इसमें सिमिलरिटी का साइन तो साथ में चलता ही चलता है, तो इसका मतलब हुआ कि सिमिलर एज वेल एज कॉन्ग्रुएंट। हाँ, कोई साइड इक्वल नहीं दी होती ना, तो फिर ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, सिर्फ सिमिलर हो सकते थे। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो शायद हुआ था मेरा अभी। तो एक सर्कल है जिसके दो टेंजेंट है पी ए और पी बी, ये दो टेंजेंट, इनके बीच का जो एंगल है वो 80 डिग्री का है। तो आपको पी ओ ए एंगल बताना है, ये वाला एंगल। मैंने कहा था ना, ये पूरा 80 का है, तो आधा 40 का हुआ, ये 90 का बनता है हमेशा। टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल तो 90 का ही बनेगा, याद कर लो इस बात को। तो 90 + 40 130, तो 50 का बचाना ही है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5। देखो, एक सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, एक टेंजेंट है इस तरह से पी क्यू, पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5, और ओ क्यू 12 है, क्यू यहां पर है और पी यहां पर है, ये 12 है, यहां ओ है, ये 90 का है। अब देखो, ये राइट ट्राइंगल बन गया ना, तो हमें पी क्यू निकालना है, हाइपोटेनियस 12 है। तो क्लियर है कि पी क्यू का स्क्वायर इक्वल होगा ओ पी का स्क्वायर माइनस ओ क्यू का स्क्वायर माइनस ओ पी का स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 144 माइनस 25, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 119, यानी पी क्यू की वैल्यू आएगी √190, √190। तो ये भी टेंजेंट से है, 10 यूनिट का सवाल है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या साइन 60 cos 30, साइन 30 cos 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2 मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2। ठीक है, √3 इंटू √3 3 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, प्लस 1 इंटू 1 1 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया,
डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर को डायरेक्ट ऐड कर दो, 4/4 आ गया, और 4 से 4 कट करोगे तो 1 आ गया। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन बी सही हुआ बेटा, ए सही नहीं है, बी सही है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ए 3/4 है। ध्यान दो, 3/4 साइन क्या होता है? P/H। तो आपको b निकालना पड़ेगा। b के लिए मैंने बताया ना, स्क्वायर रूट h² माइनस p² का फॉर्मूला लगाओगे, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो स्क्वायर रूट 7 आया ना b की वैल्यू। अब निकालना है आपको tan A। tan होता है P/B, तो P हमारे पास 3 है और B की वैल्यू है √7, तो 3/√7 इसका आंसर होगा ना, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखना, इन दोनों में 9 कॉमन आ रहा है ना, तो 9 कॉमन कर दिया जाए तो क्या बचेगा? sec² A माइनस tan²। अब फॉर्मूला याद करो, sec² माइनस tan² 1 होता है, तो इंटू 1 हो जाएगा, तो इस तरह से इसका आंसर 9 हो गया। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी दिया हुआ है, एंगल रेडियस है r, तो P/360 इंटू πr² बनेगा ना फॉर्मूला। अब देखो, क्या ये फॉर्मूला कहीं आपको दिख रहा है? यहाँ P/180 2πr है, ये भी नहीं है। P/180 πr², ये भी नहीं है। P/360 इंटू 2πr है, यहाँ 2πr है, πr² नहीं है, नहीं है ना, यहाँ 180 है बेटा। तो अब यहां ध्यान से देखो, लास्ट फॉर्मूले में क्या 2 से 720 कट रहा है ना, 360 पर कट गया ना, तो क्या बचा? P/360 इंटू πr², तो यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, ओके, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो यहाँ कंफ्यूजन करने के लिए क्या कर दिया, 720 नीचे लिख दिया और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो काटने के बाद आंसर चेक करोगे तो ये इतना अच्छा है। अगला क्वेश्चन, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल रेडियस हमें दिया है 6, थीटा की वैल्यू दी है 60 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर आपको निकालना है, तो सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला लगा दीजिए, θ/360 πr², यानी 60/360 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6। 60 से 366 पर कट जाएगा, 66 यहाँ हटा दो, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 1 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नहीं सी नहीं है बेटा, अपॉन में 7 भी है। ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। ये सवाल सी में अपॉन में 7 नहीं है ना, यानी अपॉन में 7 भी तो आ रहा है ना, तो इसलिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सरफेस एरिया ऑफ मेटेलिक स्फीयर हैविंग रेडियस 2.1, तो रेडियस 2.1 सेंटीमीटर है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है, स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। ठीक है, तो 4 इंटू
पाई की वैल्यू चलो 22/7 लिख लेते हैं, 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1 सेंटीमीटर। कट कर लो, 3 पर कट गया ना, 0.3 पर। अब मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों का तो मल्टीप्लाई 88 आ जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा 63, 0.63। मल्टीप्लाई करो, 8 3 जा 24, 8 6 जा 48 और 2 50। तो ये आ गया 5 5 4 4, 2 प्लेस छोड़कर पॉइंट लगा दो। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन सही आंसर आ रहा है। ठीक है, 2 3 3 बच्चों ने आंसर दिया है जल्दी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मीडियन एंड मोड ऑफ डाटा, देन मीन निकालना है। तो मैंने बताया ना कि मोड इक्वल होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में आप रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। मोड निकालना है, मोड दिया है ना, मोड तो दिया है आपको 17, 3 इंटू मीडियन दिया है आपको 11 माइनस 2 मीन। तो 17 माइनस 33 माइनस 2 मीन, माइनस कर दो, 16 बचा माइनस का। बाकी आंसर दे दिया है बच्चों ने। तो 8 आ गया ना, मीन इक्वल 8 आ जाए। ये शायद आपके पेपर में आया भी था, है ना, सितंबर एग्जाम में। अगला क्वेश्चन करते हैं, सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन एंड क्लास एंड मॉडल क्लास। चलिए, मीडियन क्लास में निकालना है ना, तो हम निकाल लेते हैं सी एफ। 10 10 और 15 25, 25 और 12 37, 37 और 20 57 और 9 66। ठीक है, अब n हमारे पास 66 आ रहा है ना, तो n का हाफ 33 हुआ। अब 33 किन दो के बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है ना, तो फिर मीडियन क्लास 10 से 15 हो गई। ये है मीडियन क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है 20, तो ये होगी मॉडल क्लास। मॉडल क्लास। अब बताओ, मीडियन क्लास का लोअर लिमिट 10 है और मॉडल क्लास का लोअर लिमिट 15 है, तो दोनों को ऐड करोगे 10 प्लस 15 25 आएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग। चलिए आगे बढ़े। एक डाई थ्रो किया जाता है एक बार, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी है डाइस में। डाइस के जो आउटकम्स होते हैं वो 1 2 3 4 5 6 होते हैं ना। अब इसमें ऑड नंबर कौन कौन से हैं, 1 3 और 5। 3 ऑड है ना, तो टोटल 3 ऑड है आउट ऑफ 6 में से, तो 1/2 आ गया। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 60 क्वेश्चन हो जाएंगे, इसके बाद 20 क्वेश्चन और बचेंगे, वो हम फिर बाद में करा देंगे। √3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल। बिल्कुल सही है, ट्रू है। मुझे लगता है ये वही पेपर है जो आपके अभी सितंबर में भी आए थे, इसमें से क्वेश्चन। द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल। ये फॉल्स है, क्योंकि सभी का इरेशनल नहीं होता, कुछ का रेशनल भी होता है। जैसे √4 है ना, ये 2 रेशनल है ना। √9 3 रेशनल है। तो इसका मतलब है ए ट्रू है, आर फॉल्स है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास। ठीक है,
द पॉइंट 0,5 लाई ऑन वाई एक्सिस, 0,5 लाई ऑन वाई एक्सिस। कोई भी पॉइंट जिसमें पॉइंट होता है ना, पॉइंट हैज x इक्वल 0 लाई ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, तो क्लियर है, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 5 दी हमें, तो ये ट्रू हो गया। x एक्सिस की पर नहीं होगा, y एक्सिस पर ही होगा। द x कोऑर्डिनेट ऑन द पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0, बिल्कुल ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था ये। 20 क्वेश्चन और बचे हैं, उसमें 20 क्वेश्चन और बढ़ा के पूरे 100 करके बाकी के 20 यानी 20 + 20 40 क्वेश्चन का हम क्लास बाद में ले लेंगे। ठीक है, इन 60 क्वेश्चंस की आप तैयारी करके रखिए अच्छी तरह से, और कोई प्रॉब्लम आती है तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, अदरवाइज मेरे उस क्लास में पूछ लेना। ठीक है, ओके, बाय, गुड नाइट।